आप जब किसी भी एग्जाम को क्रैक करते हैं तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप उस समाज में, उस डिस्ट्रिक्ट में या उस स्टेट में कुछ लोगों में शामिल हो जाते हैं। और जब आप कुछ लोगों में शामिल होते हैं तो आपके पास में सब कुछ होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि अगर आपको सब कुछ हासिल करना है तो सबसे पहले आपको कुछ लोगों में शामिल होना होगा। और यंग एज में एंट्रेंस एग्जाम एक सबसे बेहतरीन तरीका होता है कुछ लोगों में शामिल होने का। आप ऐसी रिपोर्ट्स बहुत बार मीडिया में देखते हैं कि इस दुनिया की 99% वेल्थ 1% लोगों के पास में है। उन 1% लोगों में शामिल होने के लिए आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट शुरू से ही करना होता है। तो उसमें एंट्रेंस एग्जाम एक तरीका होता है। दूसरी बात, जब आप किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे ये एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, आपने चीज डिसाइड की, उसके बाद आप तैयारी करना चालू करते हैं, आप अपना शेड्यूल बनाते हैं। उस शेड्यूल में मान लीजिए आप एक दिन नहीं पढ़ पाते हैं, उसको आप बैलेंस करने के लिए सुबह 5 बजे का अलार्म लगाते हैं और वो अलार्म जब सुबह बजता है तो आप उस अलार्म को बंद कर देते हैं। हालांकि उस एग्जाम का रिजल्ट 1 साल बाद या 2 साल बाद आने वाला होता है, लेकिन जैसे ही आप अलार्म बंद कर देते हैं उस एग्जाम का रिजल्ट उसी वक्त आ जाता है कि आप उसमें सेलेक्ट नहीं होने वाले हैं। तो सिर्फ तैयार होना, सिर्फ ये रेडी होना कि यार मैं इस एग्जाम की तैयारी करने वाला हूं, दैट इज नॉट एनफ। यू नीड एन एक्सट्रीम लेवल ऑफ कमिटमेंट टू क्रैक एनी एग्जाम। तो myself Dr. Bhimanyu Kumawat and today we are going to talk about JEE Main and Advanced Examination, जिसकी कल अपन ने बात की थी कि जो मेरा नेक्स्ट सेमिनार होगा वो JEE के बारे में होगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द JEE एग्जाम। ऑलराइट, सो मैं आप सब लोगों को ही बताने वाला हूं कि अपन किस तरीके से आपके पास में एग्जाम किस तरीके से होता है, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या है, कंटेंट क्या है, जितनी भी बातें हैं मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं। ऑलराइट, तो जेई जो एग्जाम है उसको अपन ने, आप मेरे पीछे काफी सारा कंटेंट देख रहे होंगे। जस्ट टू सेव योर टाइम मैंने ज्यादातर कंटेंट लिख दिया है। आप जब इस सेमिनार को देखें तो पेन और पेपर लेके बैठे ताकि आप चीजों को नोट डाउन कर सके। ऑलराइट, जेई एग्जाम को अपन ने बेसिकली 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। अपन ने नहीं किया है, गवर्नमेंट ने कर रखा है कि जेई एग्जाम जो है वो बेसिकली 2 फॉर्मेट में होगा। एक इसमें पहला अपने पास में है जेई मेन और दूसरा जेई एडवांस्ड। तो जेई मेन जो है, जो जेई मेन एग्जाम है वो एक फिल्ट्रेशन टेस्ट है। मतलब अगर आप जेई एडवांस देना चाहते हैं तो आपको पहले जेई मेन जो है वो क्रैक करना पड़ेगा, उसको पास करना पड़ेगा। जेई मेन में तकरीबन 10 से 12 लाख लोग, बिकॉज द नंबर्स आर फ्लक्चुएटिंग नाउ डेज, सो आई एम जस्ट पुटिंग द एवरेज वन। 10 से 12 लाख लोग जो है वो इसमें अपीयर हो रहे हैं। और तकरीबन इससे पहले 2,40,000 लोग जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई करते थे और अभी 2020 से 2,50,000 लोग जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई करने वाले हैं। तो सबसे पहला एग्जाम जो आपको आईआईटी में जाने के लिए, आईआईटी में एंट्री के लिए देना है, उसका नाम है जेई मेन। ऑलराइट, अच्छा जेई मेन में क्या होता है? जेई मेन ऐसा नहीं कि जेई मेन सिर्फ फिल्ट्रेशन टेस्ट है। जेई मेन के मार्क्स भी तकरीबन 1600 के आसपास, 1600 के आसपास कॉलेजेस जो हैं वो जेई मेन के मार्क्स को एक्सेप्ट करती है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे देश में जो NITs हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIITs हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और CFTI, दैट इज सेंट्रली फंडेड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स। ये सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये जेई मेन के मार्क्स के बेसिस पर, कि आपका जेई मेन में कितना स्कोर है, जेई मेन के मार्क के बेसिस पर आपको अपनी कॉलेज में एडमिशन देती है। तो सबसे पहली बात, जेई मेन एक फिल्ट्रेशन टेस्ट है। किसके लिए? जेई एडवांस के लिए। अच्छा, सिर्फ फिल्ट्रेशन टेस्ट ही नहीं, जेई मेन के मार्क्स के बेसिस पे आपको 3, मतलब NIT में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, IIIT में और CFTI में, दैट इज सेंट्रली फंडेड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिलता है। हालांकि ये जेई एडवांस से लोअर लेवल का एग्जाम है।
1600 कॉलेजेस, मतलब जिसमें प्राइवेट कॉलेजेस भी आती हैं और जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो भी इसमें शामिल है। अगर मैं स्पेसिफिकली जेईई मेन 2020 जो इस साल होने वाला है, फिलहाल पोस्टपोन हो रखा है कोरोना की वजह से, तो उसमें तकरीबन 11,47,000 के आसपास एप्लीकेशन फॉर्म थे जो जेईई मेन में अपीयर होने वाले थे। देखिए, जेईई मेन जो एग्जाम है वो बेसिकली एनटीए करवाता है, दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राइट। और इस एग्जाम की जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये एग्जाम जो है वो साल में 2 बार होता है। कब होता है? जनवरी में भी होता है और अप्रैल में भी होता है। ऑनलाइन मोड में होता है। जब ऑनलाइन होता है तो रिसोर्सेज कम है, तो बहुत सारे दिन होता है, कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई वीक फिक्स नहीं है कि जो है जनवरी में 4 से 5 दिन ये एग्जाम चलता है। और ऑनलाइन होता है, 3 आवर्स का एग्जाम होता है। जेईई मेन का जो पुराना पैटर्न है वो थोड़ा डिफरेंट था। मैं आपको जो बताने वाला हूं वो सारा नया पैटर्न है कि फिलहाल जेईई मेन में जो है वो किस तरीके के मॉडिफिकेशन है, किस तरीके के चेंजेस आए हैं। तो एक बार अपन देखते हैं। सबसे पहली बात तो जेईई मेन का एग्जाम है। देखो, जेईई मेन का एग्जाम जो है वो कोई भी स्टूडेंट, कोई सा भी स्टूडेंट जो है वो लगातार 3 बार दे सकता है। मतलब अगर आप 10th क्लास के बाद आपने 11th क्लास में एडमिशन लिया, आप 12th क्लास में आ गए, तो आप 12th के साथ में दे सकते हैं, फिर एक ड्रॉप लेके दे सकते हैं और फिर एक और ड्रॉप लेके दे सकते हैं। जेईई मेन की बात कर रहा हूं मैं। जी एडवांस में आप एग्जाम सिर्फ 2 ही बार दे सकते हैं, और वो भी लगातार। ऐसा नहीं कि आपने 12वीं पास किया, एक तो आप 12वीं के साथ में दे पाएंगे जी एडवांस का एग्जाम, और उसके बाद उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर 2 बार दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि 12वीं का एग्जाम आपने दिया, उस साल आपने जो एडवांस दिया, उसके बाद 2 साल आपने फॉर्म नहीं भरा और उसके बाद में आपने एग्जाम दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 2 लगातार साल ही आप जे एडवांस का एग्जाम दे सकते हैं, जबकि जेईई मेन का एग्जाम आप जो है वो 3 बार दे सकते हैं। तो जो जेईई मेन है, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करता हूं जेईई मेन 2020 की, तो इसमें बेसिकली 3 कोर्सेज हैं। दैट इज, यहां पर सबसे पहले आपको दिख रहा है स्क्रीन पर या बोर्ड पर दिख रहा है बीटेक। बीटेक कोर्स के लिए अलग पेपर होने वाला है, आर्किटेक्चर के लिए अलग होने वाला है, और बैचलर ऑफ प्लानिंग के लिए अलग से एग्जाम होने वाला है। अब तीनों में क्या डिफरेंस होगा? क्या आपको अलग से चीजें प्रोसीड करनी है? तो बिल्कुल हाँ, आपको अलग से इसके लिए स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मैं जेईई मेन का फॉर्म भरते वक्त कौन से एग्जाम में इंटरेस्टेड हूं, कौन सा एग्जाम देना चाहता हूं। अगर मैं बीटेक, जिसको ज्यादातर लोगों के लिए जो इंजीनियरिंग है उसका मतलब बीटेक ही होता है, तो बीटेक में देखो क्या होगा। बीटेक में 75 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 75। उसमें से 20 क्वेश्चन आपके पास में ऑब्जेक्टिव होंगे और 5 क्वेश्चन, भाई 75 क्वेश्चन है, उसमें से फिजिक्स के 25 है, केमिस्ट्री के 25 है और मैथ्स के भी 25 है। टोटल आपके पास में नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए 75। अब हर सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन है। उन 25 में से 20 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आपको डायरेक्टली, उसमें ऑप्शन नहीं होगा, आपको आंसर बताना है डायरेक्टली। अगर मैं बीटेक की बात करता हूं तो इसमें जो सब्जेक्ट आपके पास में आने वाले हैं वो है पीसीएम, दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। जो एग्जाम है वो आपके पास में 300 नंबर का होने वाला है, ऑनलाइन एग्जाम है। अगर मैं बीआर्क की बात करता हूं, दैट इज आर्किटेक्चर, जिसमें आप कंस्ट्रक्शन प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से चीजें प्रोसीड होगी, इंटीरियर डिजाइनिंग की बात करते हैं। यहां पर आपके पास में 77 क्वेश्चन है। 77 क्वेश्चन से जो मार्क्स हैं वो आपके पास में 400 है। इसके लिए ऑनलाइन भी है और ये ऑफलाइन भी है। अभी तक जहां तक जो लेटेस्ट अपडेट है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, आगे क्या मॉडिफिकेशन आते हैं उसके बारे में फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। तो ये ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। यहां पर आपके पास में 3 सब्जेक्ट है, ADM, A फॉर एप्टीट्यूड, D फॉर ड्राइंग एंड M फॉर मैथमेटिक्स। तो यहां पर फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं है, एप्टीट्यूड, ड्राइंग और मैथमेटिक्स है, तो स्लाइटली डिफरेंट। अगर आप प्लानिंग की बात करते हैं तो प्लानिंग वाले केस में आपके पास में एप्टीट्यूड है। मैं सब्जेक्ट की बात करता हूं अगर, तो यहां पर आपके पास में एप्टीट्यूड है, आपके पास में प्लानिंग है और आपके पास में मैथमेटिक्स है। मतलब चाहे आप बीटेक की बात करते हैं, बीआर्क की बात करते हैं या प्लानिंग की बात करते हैं,
तीनों में एक सब्जेक्ट कॉमन है, दैट इज मैथमेटिक्स। और इन दोनों में आप देख सकते हैं एप्टीट्यूड जो है वो कॉमन है। तो ये फिलहाल जेई मेन की बात है। जेई मेन में क्या है कि जेई मेन इज एन फिल्ट्रेशन, इज एन क्वालिफाइंग एग्जाम, जिसके बेसिस पे आपको जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई घोषित किया जाना है। अच्छा, एडमिशन ऐसा नहीं कि से एडमिशन नहीं मिलता है। एनआईटी जो है दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो हमारे देश में वर्तमान समय में राइट नाउ 31 एनआईटीज है। उसमें से 20 जो एनआईटीज है वो पुरानी एनआईटीज है और 11 जो है इट इज मेंशन ओवर हियर, आप यहां से एक बार क्लियरली देख सकते हैं। 20 एनआईटी जो है अपने पास में वो तो पुरानी है और 11 नई वाली है। इनमें एडमिशन आपको जेई मेन के थ्रू ही मिलता है। उसके अलावा ट्रिपल आईटीज, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखो इनमें अगर मैं कहूं कि एनआईटी, ट्रिपल आईटी और आईआईटी में क्या डिफरेंस है, तो एनआईटी और आईआईटी में जो कोर्सेज होते हैं वो लगभग हर स्ट्रीम के होते हैं, सारी ब्रांचेज होती है। लेकिन ट्रिपल आईटी में 2 ही ब्रांचेज है, एक तो कंप्यूटर साइंस और दूसरी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मतलब ट्रिपल आईटी जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो आईटी सेक्टर में जो ब्रांचेज, जो कोर ब्रांचेज काम आती है, सिर्फ उसी के ऊपर फोकस्ड है। तो हमारे देश में वर्तमान समय में 23 ट्रिपल आईटीज है, उसमें से 5 को नेशनल इंपॉर्टेंस की ट्रिपल आईटीज डिक्लेयर किया गया है और जो बाकी जो 18 ट्रिपल आईटीज हैं 18 वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मोड पर है। तो जो भी चीज पीपीपी मोड पर होती है वहां थोड़ा फीस ज्यादा होता है, बट 5 ट्रिपल आईटीज आर द ट्रिपल आईटीज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। देखो अगर मैं आपसे कहता हूं कि मान लीजिए आपके पास में मौका हो, मान लीजिए आपको आपका ड्रीम है कि मुझे एक बहुत जबरदस्त कंप्यूटर प्रोग्रामर बनना है और मुझे उसके लिए कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करनी है। तो मैं कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करने के लिए मेरे पास में 2 ऑप्शन है, मतलब एनआईटी भी है और ट्रिपल आईटी भी है, मुझे कहाँ एडमिशन लेना चाहिए। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, अगर आप कंप्यूटर साइंस सीखना चाहते हैं, तो कंप्यूटर साइंस के लिए आपको किसी भी केस में हमेशा ट्रिपल आईटी चूज करनी है, क्योंकि वहां पर जो माहौल है दैट इज जस्ट फॉर द कोडिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए माहौल है। जितना भी डिस्कशन होता है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पे होता है। प्लेसमेंट जो होते हैं वो वहां पर कंप्यूटर साइंस वालों के बेटर होते हैं, ऑप्शन ज्यादा है, एक्सप्लोरेशन ज्यादा है। फॉरेन एक्सचेंज भी अगर होता है तो वो टोटली उन यूनिवर्सिटीज के साथ में होता है जो एक्सीलेंट है कंप्यूटर साइंस में। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात करना चाहते हैं, लैंग्वेज प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप मशीन लर्निंग सीखना चाहते हैं, तो आपको ट्रिपल आईटी ही चूज करनी है इंस्टेड ऑफ एनआईटी। अच्छा, आईआईटी में और ट्रिपल आईटी में अगर आपको कंप्यूटर साइंस का ऑप्शन मिले तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको आईआईटी ही चूज करनी है। चलिए, तो ये कुछ एक बेसिक बातें थी। अगर आपको जेई मेन के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो मैं बहुत बार ये बात बता चुका हूं, 9929864222 86422 इट इज सेल्सियस व्हाट्सएप नंबर। तो आप इस नंबर पर डायरेक्टली जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी डाउट है इसके रिगार्डिंग, चाहे आप पेरेंट है चाहे स्टूडेंट है, तो आप इस नंबर पर पूछ सकते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एग्जाम की तैयारी क्यों करनी है। मान लीजिए अगर कोई आपसे पूछता है या मैं अगर आपसे पूछता हूं कि आपको आईआईटीएन क्यों बनना है, आप आईआईटी में क्यों जाना चाहते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, देयर मस्ट बी सम स्ट्रॉन्ग रीजन मुझे आईआईटी में क्यों जाना है। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि आपको आईआईटी में क्यों जाना है, तो कैन यू टेल मी, क्या आपके पास में कोई ऐसे रीजंस हैं कि आपको आईआईटी में क्यों जाना चाहिए, आपको आईआईटीएन बनने की कहां जरूरत है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि जेई मेन या मैथमेटिक्स आपको लेके जेई मेन क्यों देना है, फिर जेई एडवांस क्यों देना है, आईआईटीएन बनने का क्या फायदा है, मेन चीज उससे बेनिफिट आपको क्या होगा, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू ओवर हियर। देखो,
आईआईटी जो है, जहां आप जेई मेन से फिल्ट्रेट होके आते हैं, जो एग्जाम देते हैं, उसका नाम है जेई एडवांस्ड। आईआईटी जो है वो हमारे देश की बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, जहां से हमारे देश को उम्मीद होती है कि हमारे देश का टॉप ब्रेन इन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ता है, और देश को इन इंस्टीट्यूट से, वहां के स्टूडेंट से, वहां के प्रोफेसर से, वहां के रिसर्च स्कॉलर से बहुत ज्यादा उम्मीद होती है। तो सबसे पहली बात तो ये कि वहां टैलेंट पड़ता है, वहां देश का ब्रेन पड़ता है, वहां टैलेंटेड लोग आपके पास में आते हैं, वहां आपके बैचमेट्स सुपर टैलेंटेड लोग होते हैं। तो जैसी संगत वैसी रंगत, अगर आप वहां पर जाएंगे, आपको वहां टैलेंटेड लोग मिलेंगे, तो आप भी टैलेंटेड बनेंगे, इट्स फॉर श्योर। तो सबसे जो बेसिक फायदा है दैट यू गेट योर ग्रेट बैचमेट्स। आपके पास में ऐसे लोग आते हैं जो बहुत ब्रिलियंट है, जो आपके साथ में पढ़ते हैं, जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, इंस्पायर करते हैं ज्यादा मेहनत करने को, आगे बढ़ने के लिए। अगर बात की जाए, अगर अगले फायदे की बात की जाए, तो आईआईटीज में जो प्लेसमेंट होता है, आप हिंदुस्तान की किसी भी कॉलेज से पढ़े हो, हिंदुस्तान में जितनी भी कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आती है, उसमें से बेस्ट कंपनीज जो हाईएस्ट पैकेज देना चाहती है, जो टॉप ब्रेन को हायर करना चाहती है, उनकी सबसे पहली प्रेफरेंस आईआईटी होती है। तो बेस्ट प्लेसमेंट, क्योंकि आईआईटीज आपके पास में, और उसमें भी देखो आईआईटीज आजकल बहुत सारी हो गई है। पुरानी आईआईटी 7 है, नई वाली 16 है, टोटल 23 आईआईटी है। अगर आप पुरानी 7 आईआईटीज में हैं, पुरानी 7 में से किसी में है, तब आपके पास में ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज होती हैं। अगर आपका रैंक बेकार है, आप किसी नई आईआईटी की लोअर ब्रांच में हैं, तो आपके पास में उतने मौके नहीं होते हैं। ये चीज तो आपको समझनी है। आपको नई आईआईटी में के बजाय पुरानी आईआईटी की तरफ जाना है, जिनकी वैल्यू ज्यादा है, जहां पर बेटर कंपनीज ज्यादा प्रेफरेंस जो है पुरानी आईआईटीज को देती है। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा बात है ग्रेट एल्यूमिनाई नेटवर्क। आईआईटी से पास आउट लोग एक्सट्रीमली सक्सेसफुल हैं। आज हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में आईआईटी पास आउट लोग काम कर रहे हैं। तो अगर आप उनके जूनियर होते हैं तो दे गिव यू प्रेफरेंस। अगर वहां से पास आउट कोई सीनियर किसी बहुत अच्छी पोस्ट पर है, तो अगर वो आपका इंटरव्यू लेते हैं मान लीजिए, तो दे विल गिव यू प्रेफरेंस। सो यू गेट गुड कनेक्शंस, एंड व्हेन यू हैव गुड नेटवर्क, देन ऑब्वियसली योर नेटवर्थ इंक्रीजेस। सो दैट इज सो ट्रू कि आपको बहुत अच्छा नेटवर्क मिलता है, आपके सीनियर्स बहुत ज्यादा अच्छे क्वालिफाइड लोग होते हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर आईआईटी है, हिंदुस्तान के काफी अच्छे कॉलेजेस में है, दुनिया के टॉप 100, टॉप 200, टॉप 500 में हिंदुस्तान के कई आईआईटीज का नाम है। तो ऑब्वियसली वी हैव वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोफेसर्स देयर टू टीच यू, टू इंस्पायर यू, टू इवॉल्व यू। ये बात मैं पहले बता चुका हूं दैट यू हैव टॉप ब्रेन्स एज योर बैचमेट्स, एंड यू हैव फैबुलस कोचिंग, नॉट कोचिंग, द फैबुलस कॉलेज एनवायरमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे फील, व्हेन आई वाज इन मेडिकल कॉलेज, जो मुझे सबसे बड़ा फायदा फील हुआ था, वो सबसे बड़ा फायदा यही था दैट आई वाज स्टडिंग विद द टॉप ब्रेन्स ऑफ इंडिया। और वही लोग आपको इंस्पायर करते हैं टू डू समथिंग बेटर इन योर लाइफ। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वहीं से आपको इंस्पिरेशन आता है कि यार हमें कुछ करना है। तो यू गेट दैट इंस्पिरेशन फ्रॉम योर बैचमेट्स। इफ दे आर वेरी इंस्पायरिंग एंड हार्ड वर्किंग, ऑब्वियसली यू गेट इंस्पायर फ्रॉम देम एज वेल। तो अब अगर अपन जेई एडवांस की बात करते हैं, देखो जेई एडवांस कब होगा? पहली बात तो जेई मेन को पास करना है साहब, ये सेकंड फेज का एग्जाम है। एडमिशन कहां मिलेगा? 7 पुरानी आईआईटीज हैं और 16 नई आईआईटीज हैं। उसके अलावा आईएसएम धनबाद, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में एडमिशन जेई एडवांस के थ्रू मिलता है। और उसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशनल रिसर्च वाले जो कुछ एक नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेजेस है, वहां पर भी आपको जेई एडवांस के थ्रू एडमिशन मिलता है। देखिए आईआईटीज अपने देश की बहुत प्रीमियर कॉलेजेस हैं, और वहां के बीटेक कोर्स में एडमिशन लेना इतना आसान काम नहीं है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ मैं आईआईटी की तैयारी करूंगा से कुछ नहीं होता है। यू हैव टू बी प्रीटी डेडिकेटेड फॉर इट। तो दे आर प्रीटी नाइस कॉलेजेस, और जब चीजें अच्छी होती है तो उसके लिए कंपटीशन ज्यादा होता है। तो बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं इसके लिए। तो इंपॉर्टेंट बात यही है कि जस्ट बाय नोइंग अबाउट द एग्जाम विल नॉट हेल्प यू, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर दिस थिंग। आईआईटीज में बैचलर डिग्री के लिए
मतलब जस्ट फॉर ए सिंगल बैचलर डिग्री, ड्यूल डिग्री मतलब आप साथ में बीटेक और एमटेक दोनों डिग्री के लिए, और वी कैन से दैट इंटीग्रेटेड मास्टर्स, इनके लिए जो है वो साथ में एडमिशन मिल जाता है। ड्यूल डिग्री कोर्स में अगर आपका रैंक थोड़ा पीछे है तो आप ड्यूल डिग्री कोर्स के साथ में एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों का ये रहता है कि हम लोग बीटेक के बाद में प्लेस हो जाएं तो अच्छा है, क्यों हम लोग इतना टाइम खराब करें, या हम लोग बीटेक के बाद एमबीए करना चाहते हैं, तो ड्यूल डिग्री में लोगों का इंटरेस्ट कम होता है। लेकिन अगर आपका रैंक पीछे है तो आपको फिर ड्यूल डिग्री में ही एडमिशन लेना पड़ेगा, वो चाहे बीएससी एमएससी हो सकती है या फिर बीटेक एमटेक हो सकता है। अगर जेईई एडवांस की बात की जाए, अगर जेईई एडवांस के पेपर की बात की जाए तो यहां पर बेसिकली आपके पास 2 पेपर होते हैं, 9 से 12, 2 से 5। एक दिन में 6 घंटे आपको माथाफोड़ी करनी होती है, कम से कम 6 आवर्स इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन, बिकॉज एग्जाम इज ऑनलाइन। ऑलराइट, पेपर 1 में 54 क्वेश्चन है, पेपर 2 में ये जेईई एडवांस 2019 की बात बता रहा हूं, 54 क्वेश्चन, उसमें से फिजिक्स के 18, केमिस्ट्री के 18, मैथ्स के 18, पेपर 1 में भी इतने ही है और पेपर 2 में भी इतने ही है। जो क्वेश्चंस है वो सिंगल करेक्ट वाले भी हैं, मोर देन 1 करेक्ट वाले भी हैं, पैराग्राफ वाले भी हैं, और जहां पर एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है वहां पर पार्शियल मार्किंग भी है। मतलब अपन कह सकते हैं जो मार्किंग है वो अगर आपका पूरा आंसर सही होता है तो फुल मार्किंग है, पार्शियल मार्किंग भी है 0, अगर आप छोड़ देंगे तो 0, और अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं, ये खैर बाद की बात है, जब आप लोग टेस्ट पेपर देंगे, जब आप यहाँ पर टेस्ट पेपर देना स्टार्ट करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्किंग किस टाइप से होती है जेईई एडवांस्ड में। और बट उसके बाद फिर भी जेईई एडवांस का जो मार्किंग स्कीम है, जो स्टाइल है, वो आपको लास्ट में जाके पेपर में ही पढ़ना होता है, बिकॉज दे हैव टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ मीन्स दे आर चेंजिंग ए पैटर्न वेरी फास्टली। सो इट्स प्रीटी इंपॉर्टेंट दैट जब आप एग्जाम देने जाएं, जिस दिन आपका पेपर है उस दिन आप एक बार कंप्यूटर स्क्रीन पर ढंग से देख लें कि आज का मार्किंग स्कीम क्या है, बिकॉज इट्स वेरी फ्लक्चुएटिंग। को उसको प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। तो ये फिलहाल कुछ एक बेसिक बातें थी जेईई मेंस और जेईई एडवांस के बारे में। अपन आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे एक बार अपन कंटेंट एंड प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, और उसके बाद अपन जो नेक्स्ट बात है वो है रिवीजन, प्रैक्टिस और मिस्टेक्स की। तो नेक्स्ट जो है अपना वो है कंटेंट प्रिपरेशन। तो फिलहाल तक हम लोगों ने बात कर ली है कि जेईई मेन का एग्ज़ाम क्या होता है और जेईई एडवांस का एग्ज़ाम क्या होता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने स्टूडेंट्स और जो पेरेंट्स जो हैं इसको देख रहे हैं, मेरे हिसाब से चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। चाहे वो अगर आप अभी 10 to 11 मूविंग है, या आप 11 to 12 मूविंग है, या 12 to आप ड्रॉप लेने वाले हैं, हर एक स्टूडेंट के लिए ये सेमिनार उतना ही इंपॉर्टेंट है, चाहे स्टूडेंट हो चाहे पेरेंट्स हो। तो फिलहाल मैं आपको जेईई मेंस और जेईई एडवांस के बारे में जो है वो थोड़ी बहुत जो बेसिक बातें हैं वो आपको मैं बता चुका हूं कि जेईई मेन का एग्जाम किस तरीके से होता है, जेईई एडवांस का एग्जाम किस तरीके से होता है। अब एक बार हम बात करने वाले हैं एक बार कंटेंट और प्रिपरेशन के बारे में, कि जो आप जब एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आपका कंटेंट क्या होना चाहिए और प्रिपरेशन आपको किस तरीके से करनी है, जेईई की तैयारी करने वाले स्टूडेंट कौन सी मिस्टेक्स करते हैं, वो सारी बातें अपन जो है अब डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, जहां तक प्रिपरेशन की बात है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जेईई मेंस और जेईई एडवांस की तैयारी जो है वो अलग नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट को जेईई एडवांस क्रैक करना है तो उसको जेईई मेंस के लिए पढ़ना ही पड़ेगा। अगर किसी स्टूडेंट को सिर्फ जेईई मेन ही क्रैक करना है तो जब वो पढ़ता है तो उसके मॉड्यूल्स में, उसके कंटेंट में वो उसको जेईई एडवांस वाले क्वेश्चन भी करने होते हैं। तो एट द एंड दीज आर बेसिकली सिंक्रोनाइज्ड प्रिपरेशन। ऑलराइट, अगर मैं सबसे पहले उन रिसोर्सेज की बात करूं जो चाहे स्टूडेंट जेईई मेन के लिए प्रिपेयर कर रहा हो चाहे जेईई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, दोनों को ही कंबाइंड फॉर्मेट में पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो वो सोर्सेज जो हैं वो बेसिकली वो सारे रिसोर्सेज जो सीबीएसई की तरफ से प्रिस्क्राइब्ड है। अब जेईई एडवांस के लिए आपको थोड़े से अलग बुक्स की, कुछ अलग चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, वो मैं एक बार आपको बता दूंगा। तो अगर मान लीजिए मैं अगर जेईई मेन की बात करता हूं कि जेईई मेन के लिए आपको कौन सा कंटेंट चाहिए, तो या अपन कह सकते हैं दैट स्पेसिफिक कंटेंट, इसको अपन कंटेंट को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर रहे हैं, स्पेसिफिक कंटेंट और जनरल कंटेंट। देखिए, जनरल कंटेंट का मतलब यह है कि ये तो पढ़ना ही पढ़ना है,
ये तो आपको करना ही करना पड़ेगा। उसमें आपके पास में आता है एनसीईआरटी, द नेशनल बुक ऑफ इंडिया इज एनसीईआरटी। तो ये तो आपको हर एक कीमत पर पढ़नी है। उसके अलावा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इट इज बेसिकली practice book by NCERT. It is basically a practice book by NCERT. Then we have previous year papers जो आप 10 साल के मान सकते हैं, 10 years। देखो मैं आपको बताऊं, एक वक्त की बात है जब जे एडवांस्ड, मतलब जिसको आप IIT जेई बोलते थे, कि IITs का जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम जो होता था, एक वक्त की बात है उसमें मेंस में जो उसका प्री एग्जाम होता था, स्क्रीनिंग होता था, उसके बाद में मेंस होता था। हर सब्जेक्ट में 10 क्वेश्चन आते थे, वो सब्जेक्टिव होते थे। जो लोग 1 से 2 क्वेश्चन सही कर देते थे उनका IITs में एडमिशन हो जाता था। बट आजकल पेपर का लेवल गिर गया है और कट ऑफ बढ़ चुकी है, क्योंकि इंटेलिजेंस तो एट द एंड बढ़ रही है स्टूडेंट्स की लगातार, तो पेपर का लेवल गिर रहा है लेकिन कट ऑफ जो है बढ़ रही है। तो जब पेपर का लेवल गिरता है तब जनरल कंटेंट की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। लेवल गिरने का मतलब क्या है? लेवल गिरने का मतलब यह है कि आपके पास में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कुछ ऐसे कंटेंट से आ रहे हैं, कुछ ऐसे बुक से आ रहे हैं जो जनरल है, जो हर स्टूडेंट पढ़ता ही पढ़ता है। तो वो चीज फिलहाल जो मैंने आपको बताई है कि ये जनरल कंटेंट है। उसके अलावा जो स्टडी मटेरियल है, आप लास्ट में कह सकते हैं कि वी कैन से हैंडबुक्स। ये इसको लिखना कोई इतना जरूरी नहीं है, बट मैं मेंशन कर देता हूं, दीज आर बेसिकली समरी नोट्स। तो ये जनरल कंटेंट है। ये कंटेंट आपको मल्टीपल टाइम्स, देखो प्रीवियस ईयर पेपर्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई सा क्वेश्चन, अगर कोई सा पेपर या किसी एक स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन 7 साल तक आए तो 8वें साल भी वही आएगा। अगर किसी स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन या कंटेंट अगर 10 साल तक आया तो 11वें साल भी वही आएगा। अगर किसी स्पेसिफिक टाइप का कंटेंट अगर 20 साल तक आता है तो 21वें साल में भी वही आना है। इसलिए पुराने सालों के पेपर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, आप इसको अपन इग्नोर नहीं कर सकते। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके पास में ये कंटेंट, ये आपको जनरल कंटेंट है जो हर एक स्टूडेंट को पढ़ना ही पढ़ना होता है। अब मैं अगर स्पेसिफिक कंटेंट की बात करूं, देखो जेईई मेन के लिए ज्यादातर स्टूडेंट्स की राय यही है कि हम लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ा और पुराने सालों के पेपर बहुत ढंग से किए। एग्जाम्स बहुत सिंपल है, ये आपको इसके लिए किसी महारती की जरूरत नहीं है या अपने आप में कोई विशेष शक्तियों की जरूरत नहीं है। एग्जाम इज वेरी सिंपल और हर एग्जाम का तरीका यही होता है, बेसिक बुक्स एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो यही आपको करना होता है। देखिए अब जो मैं स्पेसिफिक कंटेंट की बात कर रहा हूं बेसिकली वो जे एडवांस्ड के लिए। जे एडवांस्ड जो है वो थोड़ा सा टफ एग्जाम है, थोड़ा टफ पेपर होता है। बट इस एग्जाम में भी आजकल एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जो एनसीईआरटी में चैप्टर के बाद में जो एडिशनल क्वेश्चंस होते हैं वो एज इट इज आजकल जे एडवांस में पूछे जा रहे हैं। तो आपको एनसीईआरटी तो बहुत दिल से पढ़नी है, बहुत बार पढ़नी है, बहुत बार क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब जो एडिशनल जो मैं बता रहा हूं वो बेसिकली उन चैप्टर्स के लिए है जिन चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर ऐसा है जिसके आसपास वो पूरा सेक्शन घूमता है। मान लीजिए केमिस्ट्री की बात करते हैं, केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग है, तो केमिकल बॉन्डिंग वो टॉपिक है जिसके आसपास पूरी केमिस्ट्री घूमती है। तो केमिकल बॉन्डिंग की डीप नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो ऐसे ही टॉपिक आपके पास फिजिक्स में भी है, आपके पास मैथ्स में भी है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत एनसीईआरटी से भी कुछ अच्छा जो एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखा है वो कंटेंट एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर मैं इसमें स्पेसिफिक कंटेंट की बात करता हूं तो स्पेसिफिक कंटेंट में
फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस बुक है, इट इज़ बाइबल ऑफ फिजिक्स बेसिकली फॉर IIT एटलीस्ट, दैट इज H.C. Verma, HCV, and apart from this people say Haliday Resnick. It is a book of foreign writer. Haliday Resnick जो है वो आप एज एन सप्लीमेंट्री बुक ले सकते हैं। देखो IIT अगर JEE एडवांस की मैं बात कर रहा हूँ तो JEE एडवांस का मतलब ये नहीं कि आप 500 क्वेश्चन एक चैप्टर के सॉल्व कर लेंगे तो उससे आपको फायदा होगा। अगर आप 500 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे तो वहां पर जो क्वेश्चन आएगा वो 501वां होगा। तो आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना है, डीप कॉन्सेप्चुअल नॉलेज एसेंशियल है। जमाने भर के हर क्वेश्चन का फॉर्मूला F=ma लग रहा है और वो आपने 50 क्वेश्चन कर लिए, इट डजंट मेक एनी सेंस। यू मस्ट हैव सर्टेन डिफरेंट एंड डीप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो फिजिक्स के लिए आपके पास में H.C. वर्मा है और हालिडे रेसनिक है। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करता हूं, देखिए अगर आप सेल्सियस इंस्टीट्यूट में हैं, अगर आप सेल्सियस के साथ में ज्वाइन होकर पढ़ रहे हैं तो यहां पर जो कंटेंट है वो हमारे स्टडी मटेरियल में काफी हद तक कवर हो जाता है, तो आपको कुछ इनकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी दीज आर स्टैंडर्ड बुक्स। केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं। अगर मैं ऑर्गेनिक के लिए बात करता हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो सोलोमन्स, और इससे बेटर जो बुक मुझे फील हुई वो रणजीत शाही, इट इज बाय अरिहंत पब्लिकेशंस, और ये सोलोमन जो है वो इंटरनेशनल राइटर की बुक है। अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक में तो आपको एनसीईआरटी बहुत दिल से पढ़नी है भाई, है ना, एनसीईआरटी में से आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट फिर भी एक बुक आती है जेडी ली। तो जेडी ली इज ए बुक, जेडी ली, इट इज ए बुक विच इज ऑल्सो रिकमेंडेड फॉर द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इन बुक्स में से आपको पूरी किताब नहीं पढ़नी है। दीज बुक्स आर रिटन फॉर द PhD स्कॉलर्स। जो टॉपिक्स जिसमें आपको दिक्कत आती है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, या जिसकी आपको डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, वही टॉपिक्स आपको इन बुक्स में से पढ़ने हैं, जिसके ऐसे चैप्टर जिनके आसपास पूरा सब्जेक्ट घूमता है। अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करता हूं, फिजिकल केमिस्ट्री, तो फिजिकल के लिए आपके पास में जो बुक है वो है मैकमरी फे। ये सारी किताबें आपको एक ही टाइम में लाने की जरूरत नहीं है। जब आपको टीचर बोलता है उसी वक्त इन बुक्स को परचेज करना है आपको। अभी आपको ज्यादा इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बट व्हेन टीचर से यू देन यू कैन प्रोसीड। अच्छा, अगर मैथ्स की बात की जाए, ज्यादा स्पेस यहां बचा नहीं है, बट मैथमेटिक्स के लिए अगर मैं मैथ्स की बात करता हूं तो 2 राइटर बहुत फेमस है। एक तो एस एल लोनी एंड हॉल एंड नाइट, HALL एंड KNIGST हॉलैंड। ये बुक बेसिकली जो है आपके पास में ट्रिग्नोमेट्री के लिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए, या आपके पास में अलजेब्रा के लिए है, बट उसके बाद भी कंटेंट काफी ज्यादा हो जाता है। तो अब जब मैं रेफरेंस बुक की बात करता हूं तो रेफरेंस बुक वाले केस में आपको हमेशा लिमिटेड चैप्टर्स जो टीचर्स आपको मार्क करके दे देंगे वो ही टॉपिक्स आपको इनसे पढ़ने हैं। अगर आप सारी किताबें पढ़ने बैठ गए तो 2 साल में भी आप तैयारी नहीं कर सकते पूरी। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपके टीचर आपको कह रहे हैं वही आपको सिंसियरली फॉलो करना है। चलिए आगे अपन बात करते हैं रिवीजन, प्रैक्टिस और मिस्टेक्स की। देखो, रिवीजन, प्रैक्टिस और मिस्टेक्स ये लगभग हर एग्जाम की कॉमन ही होती है। इसमें जेई के लिए या मेन या एडवांस के लिए कुछ स्पेसिफिक नहीं है, ये बहुत जनरल चीजें होती है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी होती है।
10th क्लास से आप एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, 2 साल तक आपको कंटेंट पढ़ना है और इस एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको 11वीं और 12वीं दोनों के सिलेबस से पूछे जाने हैं। तो आपको कंटेंट को समराइज करना है, कंटेंट को बहुत छोटी जगह पर आपको लिख लेना है, मतलब ऐसा होना चाहिए कि आप आखिर के 1 महीने में उसको पढ़ सकें। तो ये चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। प्रिपेयर योर समरी, कंटेंट समराइजेशन, समरी रेडी करनी है आपको, समरी आपको रेडी करनी है। अच्छा, स्टार मार्क क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप टेस्ट सीरीज देंगे, तो वहां पर वो क्वेश्चन जो बहुत सही क्वेश्चन है उनको आपको स्टार मार्क करना है। और जब अगला टेस्ट दें उससे पहले रिवाइज करना है, या फिर कोई मेजर टेस्ट दे जिसमें वो सिलेबस आ रहा है उससे पहले रिवाइज करना है। साल के आखिर में इनको रिवाइज करना है और मेन एग्जाम के टाइम पे तो उसको रिवाइज करना ही करना है। देखो, जे एडवांस में टॉपर्स 12वीं के साथ ही होते हैं, पहली बात। टॉपर बनता वही है जिसको पढ़ना नहीं रिवाइज करना आता है। टॉपर वो नहीं बनेगा जो 10 घंटे पढ़ रहा है और रिवाइज 1 घंटे करता है। टॉपर वो बनेगा जो अगर 6 घंटे पढ़ता है तो 4 घंटे रिवाइज करता है। दैट मेक्स सेंस। दिस इज हाउ टॉपर्स स्टडी एंड दिस इज द ओनली सेंस। आपको अगर लगता है कि मुझे टॉपर बनना है तो अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपको 4 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे रिवाइज करना है। 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 6 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे रिवाइज करना है। 8 घंटे पढ़ रहे हैं, 6 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे एटलीस्ट रिवाइज करना है। रिवीजन इज द ओनली थिंग, क्योंकि आपको कंटेंट बहुत ज्यादा है और बहुत लंबे टाइम तक कंटेंट को याद रखना है, तो उसके लिए रिवीजन इज द ओनली की। दूसरी बात, प्रैक्टिस की बात करेंगे तो ये चीजें तो आपको जब आप तैयारी करना चालू करेंगे तब समझ में आएंगी। ये तो बिना तैयारी किए आपको पता होना चाहिए। ये जो 3 सेक्शन है ये तो बिना तैयारी किए आपको पता होना चाहिए। ये जब आप तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। अब प्रैक्टिस करते हैं तो आपके पास में जब आप प्रैक्टिस करना चालू करें, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम टेम्परामेंट डेवलप नहीं कर पाते, वो 3 घंटे बैठने की प्रैक्टिस नहीं होती उनकी। तो आप ये कोशिश करें कि आप एग्जाम टेम्परामेंट को डेवलप करने पे काम करें वाया प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करने बैठे तो कम से कम 1 घंटा लगातार क्वेश्चन सॉल्व करें, 2 घंटे लगातार क्वेश्चन सॉल्व करें और किसी दिन पूरा पेपर घर पे बैठ के ही सॉल्व करें, मतलब 3 घंटे पूरा टाइम उसे दें। टेस्ट सीरीज को आपको सीरियसली लेना है। टेस्ट सीरीज भी प्रैक्टिस में आपका रोल प्ले करती है और उसका प्रॉपर एनालिसिस करना। ये सब चीजें आपको तभी समझ में आएगी जब आप तैयारी करना चालू करेंगे। अभी मैं आपको समझाने की कोशिश भी करूंगा तब भी आपको समझ में नहीं आएगी। अच्छा, गलतियां कौन सी हो सकती है आप लोगों से, इसको अगर आपको डिटेल्ड फॉर्मेट में देखना है तो मैंने नीट के लिए भी एक सेमिनार रखा है, तो आप उस सेमिनार में एक बार हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि मैंने इसमें क्या क्या बताया था। वो सेम मिस्टेक, चाहे नीट का एस्पिरेंट हो चाहे जेईई का एस्पिरेंट हो, दे डू द सेम मिस्टेक्स। कि अगर वो रोज नहीं पढ़ रहा है तो जो पहले पढ़ा है वो सब साफ हो जाएगा, या फिर वो जो है एक ही सब्जेक्ट के लिए उसका लगाव है, मतलब मोनोटोनियस अप्रोच कि मेरे को फिजिक्स पसंद है, मैं सिर्फ फिजिक्स ही फिजिक्स पढ़ता हूं, तो दैट इज यूजलेस। एक ही चैप्टर के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज यूज करता है कि मान लो उसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बहुत ढंग से समझ में आ गया तो उसकी वो सारी किताबें छान मारी उसने, तो दैट इज यूजलेस और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं। फाइनली है प्रोक्रास्टिनेशन, कि मतलब हर काम को टालते रहना। देखो तैयारी जो है बहुत फास्ट चलती है, अगर आप किसी चीज को ब्रेक कर देंगे, छोड़ देंगे, तो उसको वापस कवर अप करने का टाइम नहीं मिलता है। तो प्रोक्रास्टिनेशन आपको अवॉइड करना है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप 5 बजे का अलार्म लगाते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि आपको आप दिन में नहीं पढ़ पाए थे, एक्स्ट्रा कवरेज के लिए आपने 5 बजे का अलार्म सेट किया, अलार्म बजता है, आप बंद कर देते हैं, एग्जाम का रिजल्ट सुबह 5 बजे आ चुका है, वो 2 साल बाद नहीं आएगा और रिजल्ट ये आया कि आप यू आर नॉट गोइंग टू सक्सीड। तो ये दिल में जज्बा लेके चलना है, सिर्फ तैयारी स्टार्ट करने से कुछ नहीं होगा। जो जुनून जो है ना अभी जो आप में है वो आखिर तक होना चाहिए। अभी आपके पेरेंट्स में जुनून है, आप में भी जुनून है, दोनों का जुनून सिंक्रोनाइज 2 साल तक रहना चाहिए। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, दुनिया का कोई सा भी टफ चीज एंथुजियाज्म, जुनून और मोटिवेशन का खेल होती है। पढ़ तो सभी लोग रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आई होगी, और फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर 9929864222 पर कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।